महिलाओं के लिए राजनीति बहुत ही कठिन है। दिस इज अ मैसेज कि परफॉर्म और पेरिश। हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीसमेंट टू नन। इनफ ऑफ फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स। दिस इज द टाइम टू मेक योरसेल्फ आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जागरण डायलॉग्स में और मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। न केवल राजनीति में बल्कि सोशल वर्क में भी इनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता शाइना एनसीटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाइना जी, शुरुआत यहीं से करूंगी कि बीजेपी के जो निर्णय होते हैं वो हमेशा से बड़े चौंका देने वाले होते हैं। चाहे फिर अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी के नाम का, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनको एक आदिवासी लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, और हाल फिलहाल धनखड़ जी का जो नाम है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनका जो नाम है एक किसान पुत्र कहा जा रहा है उनको। कितना बड़ा संदेश है, क्या संदेश है पार्टी का इन अहम डिसीजंस के पीछे? आप कहते हैं कि लोगों को चौंका देता है, मैं तो कहूँगी कि लोगों को एस्पिरेशन देता है। एस्पिरेशनल इंडिया क्या है? एस्पिरेशनल इंडिया है कि एक चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक महिला जिन्होंने इतना संघर्ष किया है ट्राइबल एरियाज़ में, उड़ीसा में, बैकवर्ड क्लास स्टेटस वो एक तरफ रखिए, लेकिन जो संघर्ष उस महिला ने किया है और आज राष्ट्रपति बनने जा रही है, मुझे लगता है ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात नहीं है। ये एक संदेश है कि यू कैन एस्पायर, आई कैन एस्पायर, एज लॉन्ग एज यू वर्क वेल फॉर द कंट्री, यू विल कंटिन्यू टू बी वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। और जब आप काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उस काम का फल ज़रूर मिलेगा एक सेवक के रूप में। रही बात, आपने जगदीश जी की बात की, उन्होंने भी एक किसान परिवार से आते उन्होंने इतना काम किया है अपने पूरे राजनीतिक करियर में। मैं मानती हूँ कि दिस इज़ अ मैसेज कि परफॉर्म और पेरिश। आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, आपका अच्छा काम होगा, तो भारतीय जनता पार्टी में आपकी स्वीकारता हमेशा होगी। किसानों के मुद्दे की अगर बात करें तो किसानों का जो मुद्दा था, उन्होंने हमेशा से सरकार को घेरने की कोशिश करी। धनखड़ जी का नाम कितना बड़ा जवाब है उन किसान का जो मुद्दा है उसको? देखिए, हमने किसानों के लिए ये एक निर्णय नहीं लिया। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वो देश के प्रधान सेवक हैं, और प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने हर एक वर्ग स्तर की बात सुनी। आपने किसानों की बात की, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स देने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको मुआवजा चाहिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी की उपयोगिता के साथ साथ आज फसल बीमा योजना की बात कीजिए, या फिर पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, वन ड्रॉप पर क्रॉप, इतने सारे योजनाएं हैं हमारे किसान भाई बहन के लिए कि प्रधानमंत्री ने हमेशा काम किया है उस परिप्रेक्ष्य में। किसी ने गलत नज़रिया से देखा है या फिर राजनीति की है, तो वो जाने कि वो क्यों कर रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में, कि दोनों जो सदन है उनकी कमान राजस्थान के हाथों में जा रही है। तो क्या विजन है इसके पीछे कि नॉर्थ को साधा जा रहा है? मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ नॉर्थ की बात है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है, जहां आप देखेंगे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी का रिप्रेजेंटेशन संसद में तो होता ही है, लेकिन उस संसद में जहां आप चाहते हैं कि एक प्रतीक के तौर पे किसान भी बैठें, एक ट्राइबल भी बैठें, एक चाय वाला भी बैठें, और आप और हम जैसे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी बैठें, मुझे लगता है यही है अनेकता में एकता। और आज हाँ, आप ये सवाल पूछ रहे हैं अमृत महोत्सव के निमित्त 75 years of India's independence, I think it's a great calling. यूपी इलेक्शंस की मैं एक बात करना चाहूँगी कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत काम आपने समाज से जुड़ करके किया है, लोगों के गांव-गांव में भी लोग आपको पहचानते हैं। एक बात यूपी इलेक्शन के दौरान जो हमने देखी थी, वो देखी थी कि अभी जो हाल फिलहाल यूपी इलेक्शंस हुए उसमें देखी थी कि गांव-गांव में जब हम कवर करने गए थे, जब हमने बात करी वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के, फार्मर्स से बात करी, लोगों से बात करी, रूरल इंडिया में लोगों को पहचाना, एक नाम बहुत कॉमन था, वो था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम। क्या वजह है इतनी लोकप्रियता की कि ग्रास रूट लेवल तक उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं? मुझे लगता है कि देश में कोई भी इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं है जैसे कि मोदी जी हैं। और इसकी विशेषता या आप पूछेंगे कि वजह क्या है, तो मैं बोलूँगी एक ईमानदार, एक मेहनती, एक सेवक
और कोई जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। राष्ट्र प्रेम के साथ साथ ये देखना कि हमारे एक एक व्यक्ति को कैसे वो योजना की सफलता प्राप्ति हो। एक लाभार्थी जो आज उज्ज्वला के निमित्त गैस सिलेंडर चाहता है, कोई और चाहता है कि आयुष्मान भारत के निमित्त हमें पैसे मिले हमारे जो हेल्थ और स्वास्थ्य को लेके, जनधन योजना के निमित्त एक बैंक अकाउंट खुले, मुद्रा बैंकिंग के निमित्त एक महिला को मौका मिले, स्टार्टअप इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी मिले। तो इतने सारे योजना जो थे कभी भी पर्कुलेट नहीं होते थे टू द कॉमन मैन। मोदी जी की विशेषता ये है, वो कर दिखाते हैं, बोलते कम, कम्युनिकेट करते हैं वोटर से, लेकिन कर दिखाते हैं और कोई भ्रष्टाचार नहीं। मुझे लगता है कि इसी वजह से आप देखेंगे, एक गली हो, एक नुक्कड़ हो, एक हाई राइज हो, गांव हो, एक शहर हो, कहीं भी मोदी जी की विशेषता इतनी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहां भारत 10 कदम पीछे चलता था, आज कंधे मिला के कंधा चला रहे हैं पूरे देश को। ये जो मैम ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है, किसानों को बात करें, कोविड-19 पैंडेमिक से इसको जोड़ा जाए तो क्या वजह रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूट्स तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं और ये मैकेनिज्म क्या रहा है इसके पीछे? मुझे लगता है कि जिस ढंग से भारत ने कोविड को संभाला, एक क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी बनाना। आप देखिए आज विश्व भर में भारत के वैक्सीन्स जा रहे हैं। वैक्सीन छोड़िए, जिस ढंग से प्रधानमंत्री और पूरे कोविड हैंडलिंग को लेके एक घबराहट न पैदा करते हुए लोगों को समझाया, सिखाया, और भारत जैसे देश में इतनी आबादी है, इसके बावजूद सबको समझाना कि कोविड क्या है और कैसे अपना ख्याल रखें। मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही बड़ा संदेश था और संदेश के साथ साथ वी वर एबल टू टर्न अ क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। आज आप देखिए, जब विश्व भर में रिसेशन है, विश्व भर में इन्फ्लेशन को लेके इतने सवाल हैं, भारत स्टिल इकोनॉमी जो सही दिशा में जा रही है। मैं मानती हूँ कि मोदी जी का जो एक काम करने का तरीका है, जहाँ वो देखते हैं कि हर कोई साथ में आए, लेकिन साथ में आने के साथ साथ टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स का भी ओपिनियन ले, ताकि सही मायने में भारत सही ट्रैक पे रहे। मैम, आपने कोविड-19 की बात करी तो 200 करोड़ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है, बहुत कम समय में सरकार ने इसको अचीव कर लिया है मौजूदा संसाधनों के साथ, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। इसको लेकर के तमाम तरीके के लोगों को जो अटकलें थी, ना केवल डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बहुत बड़ा संदेश गया है। इसके लिए आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? जहाँ आप काम करते हो तो आपका काम दिखता है, जहाँ आप सिर्फ बातें करते हैं, मैं मानती हूँ कि वहाँ बेमतलब का सिर्फ प्रचार होता है। लेकिन 200 करोड़ वैक्सीनेशंस, ये भारत में छोड़िए, विश्व भर में ये रफ्तार से नहीं हो सकता था। अमेरिका जैसे देश जहाँ इतने सावधानी से उन्होंने कोविड को संभाला, इसके बावजूद सभी ले रहे थे इंस्पिरेशन और सीख भारत से। तो ये बहुत ही बड़ी विशेषता है। अब क्योंकि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नामों का ऐलान हो चुका है, अब अगला बड़ा मिशन पार्टी के लिए क्या है? देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है कि देश सर्वप्रथम, पार्टी नेक्स्ट और इंडिविजुअल लास्ट। उस दिशा में हम काम करते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल जैसे प्रदेश में, जहां हमारा कोई योगदान नहीं था, उसके बावजूद हम इतने सीट हासिल किए। आप महाराष्ट्र की बात करें, जहां से मैं आती हूं, वहां स्पष्ट रूप से आपने देखा है कि लोगों ने जब विचारधारा खो बैठते हैं, सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए आप सरकार में बैठना चाहते हैं, वहाँ उनको नकारा है। और मोदी जी की विशेषता और लोकप्रियता ये है कि वो सिर्फ अपने दिशा पे काम करते रहते हैं। आप देखें कि एजुकेशन, एम्पावरमेंट और शिक्षा और स्वास्थ्य और सिक्योरिटी, ये प्रायोरिटीज़ को लेके जब आप चलेंगे तो कोई भी सोसाइटी में, आज हम जब कहते हैं कि महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है? जब उसको शिक्षा मिलती है, जब उसको सुरक्षा मिलती है और वो आत्मनिर्भर हैं। और मोदी जी ने इसी दिशा में काम किया। कल भी उन्होंने एक बयान दिया था जहां उन्होंने कहा, इनफ ऑफ फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स, दिस इज़ द टाइम टू मेक योरसेल्फ आत्मनिर्भर। मैम, आपने बात करी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। इतना बड़ा राजनीतिक जो बदलाव हुआ है महाराष्ट्र में, उसको कैसे देखती है पार्टी?
मैं सिर्फ देखती हूँ कि ये सच्चाई की जीत है और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ऑपरेशन लोटस। मैं तो कहती हूँ कि ऑपरेशन जब एक दल में होता है तो वो दल को पूछे कि वो ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। आज इतने सारे लोग अलग अलग पार्टी से आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्यों? देश नहीं, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, 11 करोड़ सदस्य कुछ कम नहीं होते हैं। लोग आते हैं क्योंकि वो प्रेरित हैं नेतृत्व से, वो जानते हैं कि स्थिर सरकार दे सकते हैं, वो जानते हैं कि प्रगति दे सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, उसमें एक अनुशासन भी है, एक डिसिप्लिन है। जब एक निर्णय लिया जाता है, बगावत नहीं करते हैं, स्वीकारता होती है और उस दिशा में काम करते हैं। कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज ठाकरे जी के जो बेटे हैं उनको शिंदे कैबिनेट में एक जगह मिलने को लेकर के कई खबरें आ रही हैं, उस पर क्या टिप्पणी रही? मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ कि जो भी निर्णय पार्टी लेता है सोच समझ के लेता है, और हम सब सिर्फ सेवक हैं और सेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में ये निर्णय जो है हमारे नेतागण लेते हैं और स्वीकारता तो सभी करते हैं। बीजेपी साउथ में बहुत अग्रेसिव हो गई है, पॉलिटिकल फोर्टिफिकेशंस भी पार्टी ने शुरू कर दिए हैं। क्या है ये मिशन साउथ पार्टी के लिए, कितना अहम, कितना ज़रूरी है? आई थिंक मिशन साउथ इज़ पार्ट ऑफ मिशन इंडिया। बहुत बार हमने देखा है कि लोग सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान पे कंसंट्रेट करते हैं, मध्य प्रदेश पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन दक्षिण में भी केरल हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं हमारे लिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कोई भी अन्य प्रदेश। और जब पार्टी ताकतवर होता है तो एक एक पोलिंग बूथ पे हम देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित हैं, उनको पता है बीजेपी के वोटर्स कौन है, कौन मोदी जी से प्रेरित हैं और कौन भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और उस दिशा में काम करते हैं। और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कोई है तो वो है अमित शाह जी, और नड्डा जी के नेतृत्व में मैं मानती हूँ 18 प्रदेश में राज करना कोई छोटी बात नहीं है। इतिहास तो बना चुके हैं, लेकिन ये इतिहास की बात न करते हुए लाभार्थी की बात करना, योजनाएं की बात करना, यही हमारा एक लक्ष्य है। डबल इंजन सरकार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके लिखा था कि बहुत ज़रूरी है कि डबल इंजन सरकार आए ताकि काम और बेहतर, नीतियां और बेहतर तरह से इम्प्लीमेंट हों। तो साउथ में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं, और कौन सी ऐसी लोकल पार्टीज़ हैं जिनके साथ पार्टी सोच रही है कि अब टाइज मजबूत करेगी? वापस स्पेकुलेशन में न जाते हुए, जो लोग हमारे विचारधारा से प्रेरित है, और विचारधारा का मतलब क्या है, हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। अपीजमेंट यानी कि एक वर्ग स्तर को आपका वोट बैंक तक सीमित रखना। आज हम चाहते हैं कि उससे उभर के आएँ और देखें कि सही मायने में भारत एक विशाल देश है, हर एक मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन हर एक मज़हब के लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास का मतलब है आपका, हमारा, हर एक व्यक्ति का। लेकिन सिर्फ दलित, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पे फोकस न करते हुए समाज के एक एक भारतीय नागरिक के ऊपर फोकस करना। 2024 का चुनाव बहुत अहम है शाइना जी पार्टी के लिए। ऐसे में आपको कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हम देखेंगे? पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, कोई उम्मीद नहीं है। 6 साल तक मैं एकमात्र महिला कोषाध्यक्ष रही हूँ पूरे देश में। देश में कोषाध्यक्ष का पद, यानी कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे एक महिला को दे रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टी में 33% आरक्षण है संगठन में उन व्यक्तियों के लिए जो काम करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। और मुझे गर्व होता है कि प्रवक्ता के रूप में, नेशनल एग्जीक्यूटिव में, कोषाध्यक्ष के रूप में, ऑर्गेनाइजेशनल स्तर में बहुत मौका मिला है। शाइना जी एक मुखर प्रवक्ता, एक बीजेपी की एक बहुत अहम प्रवक्ता हैं, और जिस तरीके की आपकी पकड़ है पॉलिटिक्स में, कितना चैलेंजिंग होता है एक महिला के रूप में पॉलिटिक्स में अपनी इतनी बड़ी जगह बनाना? महिलाओं के लिए राजनीति बहुत ही कठिन है, इतना कठिन कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। और सदगुरु ने एक बार मुझे कहा कि आप कंप्लेसेंसी कार्ड मत खेलिए, मत बोलिए कि अन्याय हुआ है, मत बोलिए कि इनजस्टिस होता है, क्योंकि आप में वो क्षमता है, टैलेंट है, तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक महिलाओं को मौका न मिले तो वो कैसे दिखा सकते हैं अपना टैलेंट। टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका
की आवश्यकता है और वो मौका बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने जब दूरदर्शन पे प्रसार भारती के बोर्ड पे आने के बाद मैंने तय किया एक प्रोग्राम करें जिसका नाम है नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ। बहुत सारे महिला जो पंचायत से पहुंची है संसद तक, उनका क्या रहा है सफ़र, किसका योगदान रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ जब तक महिला का समर्थन नहीं करती है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारे पुरुष हैं जो अपने महिलाओं को साथ देते हैं, उनको मौका देते हैं, लेकिन प्रॉक्सी कैंडिडेट के रूप में हम नहीं काम करना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम जहां मोदी जी के योजनाएं भी बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि महिलाओं को आज शिक्षा मिला है, सुरक्षा मिला है, व्यवसाय का मौका मिला है, तो ये सरकार के निमित्त और वो महिला जो संसद तक पहुंची है, आज भी सिर्फ 14% महिला संसद में बैठी हैं। हम चाहते हैं 33% आरक्षण, हम चाहते हैं कि 33% महिलाओं को मौका मिले। जो गांव में बैठी ऐसे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी सपना देखना चाहिए और उनमें जो क्षमता है तो ज़रूर बाहर निकल के आएँ। कितनी कड़ी मेहनत लगी, कितने स्टीरियोटाइप्स आपको ब्रेक करने पड़े यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अब जहाँ पर आप हैं आपको क्या लगता है क्या संदेश क्लियर होना चाहिए महिलाओं के लिए? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हमदर्दी नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत कठिन रहा है, क्योंकि जब मैं आई पार्टी में 2004 में मैंने एक इलेक्शन लड़ा बांद्रा विधानसभा और वहाँ मैं हारी। और फिर लोगों ने कहा कि वो ईमानदार अच्छे कैंडिडेट चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 40% बाहर आके वोट करें, तो स्वाभाविक रूप से मैं हार गई। स्लम वोट बैंक बहुत बड़ा था। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये तो साड़ी पहनाती है, इसको राजनीति के बारे में क्या पता। तो स्टीरियोटाइप्स होते हैं। महिला जब कोई ग्लैमर वर्ल्ड से आती है या कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आती है तो कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो सकता है। तो मैं मानती हूँ कि सफ़र बहुत कठिन रहा है, लेकिन आप जब निर्णय लेते हैं कि आपको कुछ कर दिखाना है और आपकी नीति नियत में कोई खोट नहीं, तो द स्काई इज़ द लिमिट। उसके बाद मैं सेक्रेटरी बनी, प्रवक्ता बनी, नेशनल एग्जीक्यूटिव में आई। फिर जब मैं कोषाध्यक्ष बनी, पहली बार पूरे देश में एक महिला कोषाध्यक्ष नहीं थी। 6 साल के लिए ये बहुत बड़ा एक कदम था। और उस दरमियान मैंने तय किया कि जो भी हो, लोग कहें ना कहें, मैं काम करते रहूँगी। और महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे आसान है आपको निराश करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन, सबसे आसान है आपको पीछे रखने के लिए कि आपके प्रति कोई तानाबाजी करें, लेकिन आप काम करते रहें। तो जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड आई थिंक इन दी एंड द एक्शंस हैव वन। शाना जी, प्रसार भारती के बोर्ड मेंबर हैं आप, तो कैसे ये जर्नी तय हुई? मैं आपको सच बताऊं तो बहुत बार मैं सोचती हूं कि एज अ नेशनल ब्रॉडकास्टर आप जब टेलीविज़न चालू करते हैं, आप क्यों नहीं देखते हैं दूरदर्शन, क्यों नहीं देखते हैं जितना आपको देखना चाहिए। विदेश में BBC हो, CNN हो, अल जज़ीरा हो, वो नेशनल ब्रॉडकास्टर के रूप में एक थोड़ा पेट्रियाटिज़म भी होता है। तो मैंने तय किया कि जब मैं बोर्ड पे बैठूंगी, मैं 3 कार्यक्रम करती हूँ। एक है नेत्री जो महिला सांसद के ऊपर है, एक है जर्नी जिसका सफ़र अंग्रेज़ी में जो पार्लियामेंटेरियंस ने काम किया है अमृत महोत्सव के निमित्त, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, हम वी आर सेलिब्रेटिंग 75 years ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो अमृत महोत्सव के निमित्त क्या योगदान रहा है पार्लियामेंटेरियंस का, इसके ऊपर फोकस है। और तीसरा एक ऑल इंडिया रेडियो पे एक कार्यक्रम है जिसका नाम है रोशन करे दुनिया। हर हफ्ते हम एक NGO को लेते हैं, उनका कॉज जो है वो लोगों तक पहुँचे, और जो लोग सुन रहे हैं उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, उनको डोनेट कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि समाज में हम अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे जो आप सक्रिय रूप से जुड़ ना जाएं। तो इट्स अबाउट जॉइनिंग द डॉट्स। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आपने बात करी, 15 अगस्त अभी आने वाला है। ऐसे कौन से नए कार्यक्रम हैं जो प्रसार भारती सोच रहा है दूरदर्शन पर लाने के लिए? बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है कि हम डॉक्यू फिल्म्स भी कर रहे हैं, 75 years ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस के ऊपर भी कर रहे हैं। आज सिर्फ एक लक्ष्य है, बेटर कंटेंट, बेटर क्वालिटी, और लोगों को समझना कि नेशनल ब्रॉडकास्टर के प्रति भी आपकी भूमिका है, आपकी एक पेट्रियाटिज़म और श्रद्धा होनी चाहिए।
I think it's important for all of us also to realize कि 75 years of India's independence आप देखेंगे तो ये पूरा जो जर्नी रहा है जहाँ इतने सारे लोगों का योगदान है, उन सभी का एक ढंग से वंदन करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो काम है शाना जी वो बहुत ही सराहनीय है, चाहे फिर वो आप प्रसार भारती में आपका हो जो कार्य हो या फिर आप ऐसा प्रवक्ता हो या सोशल वर्क हो। थोड़ा पर्सनल सवाल आपसे करूँगी कि आपके बारे में जब हमने पढ़ा तो एक बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन, आपके पिताजी हिंदू थे, आपकी माताजी मुस्लिम थी और आपकी शादी हुई है जैन में। तो ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। जब आप सामाजिक कार्य करती हैं तो ये यूनिक जो कॉम्बिनेशन है वो कितना एफिशिएंटली आपको मदद करता है अपना काम करने में? ऑनेस्टली मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हम भारतीय हैं। मेरे पिताजी एक राजपूत हैं गोंडल स्टेट से, सौराष्ट्र में। मेरी माता एक बोरा मुस्लिम हैं जसदन से, गुजरात से। मेरे पति एक मारवाड़ी जैन हैं राजस्थान से, अजमेर से। और मैं हमेशा सोचती हूँ मुंबई में रहते हुए हम हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मूल रूप से भारतीय है। तो जब भी कोई पूछता है तो मैं मज़हब पे न जाते हुए सोच विचार पे जाती हूँ। और जैसे कि मैंने पहले कहा, हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीसमेंट टू नन। तो ये टॉम टॉम करने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई लोगों के सामने जब जाते हैं तो सिर्फ काम के वजह से, बहुत सारे संस्था हैं, जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन, आई लव मुंबई, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं। एक पर्यावरण के ऊपर, एक महिलाओं के लिए ज़्यादातर काम करती है। और जब आप अच्छा काम करते हो तो लोग नहीं पूछते आप कहाँ से आते हो, वो सिर्फ देखते हैं कि आपका दिल कितना बड़ा है। आपके करियर की बात करेंगे, एक कामयाब फैशन डिज़ाइनर आप रही हैं और कामयाब फैशन डिज़ाइनर से लेकर के पॉलिटिक्स तक का सफ़र, ये जागरण डायलॉग्स में हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे तय किया कि पॉलिटिक्स में जाना है। जब मैं 18 साल की थी मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग चालू किया साड़ीज़ के ऊपर। 55 ढंग से हम पहनाते हैं साड़ीज़ और इसके ऊपर फोकस किया, क्योंकि मैं रिकॉर्ड मानती भी हूँ है शाइना जी, इसका एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसका जी। और क्यों हम सोचते हैं कि साड़ी एक इंटरनेशनल कॉस्ट्यूम ना बने, क्यों हम नहीं सोचते हैं कि साड़ी सिर्फ नेशनल तक नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुँचे। तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि आप क्यों ऑब्सेस्ड हैं साड़ी से। तो मैं कहती थी कि 6 गज़ के मटेरियल को आप कैसे पहना सकते हैं। आप विदेश के शेरी ब्लेयर, जमाइमा खान, लिज हर्ली को देखते हैं और बोलते हैं वाह वाह, और हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑब्सेशन से मैंने 18 साल की थी तब मैंने चालू किया मेरा व्यवसाय। 30 साल हुए हैं और मैं हमेशा कहती हूँ फैशन इज़ माई प्रोफेशन एंड पॉलिटिक्स इज़ माई पैशन। लोग जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, जो अपना योगदान देते हैं अपने वर्क पे और फिर समाज के लिए काम करने आते हैं, वो हमेशा भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त होंगे और सही मायने में जनहित में काम करेंगे। तो ये है छोटा सा सफ़र। शाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय से हमको थोड़ा समय देने के लिए और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जागरण ग्रुप का, जागरण डिजिटल को बहुत बधाई। और मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने आपका काम किया है एक पत्रकार के रूप में, ऐसे ज़्यादा महिला बाहर आए और हर एक क्षेत्र में चमकते जाएं और रोशन फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शाइना जी। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जागरण डिजिटल।